तो अभी हम पैराग्राफ नागरी लिपि का 11वां और 12वां पैराग्राफ पढ़ेंगे। इसमें हम पिछली वीडियो में चर्चा करने का प्रयास किए थे कि ऊपर कौन कौन से लिपि में क्या क्या आता है और कौन कौन से लिपियां जो है उत्तर भारत में थी, दक्षिण भारत में थी, और दक्षिण भारत में कौन कौन से प्रमाण मिले हैं नागरी लिपि का, और उत्तर भारत में कौन कौन से प्रमाण मिले हैं नागरी लिपि का। और अभी हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, या तो नागरी को नंदी नागरी क्यों कहते हैं। इसके पक्ष में लेखक उत्तर विभिन्न कारणों से देते हैं, यानी सब प्रमाण स्पष्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि उत्तर भारत में पहले मिला था नागरी लिपि के प्रमाण की दक्षिणी भारत में, है ना। तो नागरी लिपि का दक्षिण भारत में आरंभिक प्राप्त होते हैं, कई प्रकार के प्रमाण भी बताते हैं। तो उसी प्रकार से इसमें भी देखेंगे कि देवनागरी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, या तो हम, है ना, कितने इतिहास में ऐसे शब्द हैं, नागर शब्द कहाँ से हैं, नागर शब्द कहाँ मिलते हैं, यानी उत्पत्ति का हमको मूल रूप से पढ़ना है। तो लेखक आपके पाठ्य पुस्तक में विभिन्न कारणों को स्पष्ट करते हुए दिखाते हैं कि शायद ऐसा रहने के कारण, ऐसा होने के कारण, है ना, देवनागरी नाम पड़ा होगा। विभिन्न पक्ष में उत्तर देते हैं, जैसे में बहुत सारे हैं। अगर आप इसे पॉइंट नोट डाउन करेंगे तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों निकलेंगे और किताब को आपको समझने में आसानी होगा। तो जैसे कि पहला कारण क्या बताते हैं लेखक, कि लेखक का प्रमाण लेखक उत्पत्ति के संदर्भ में क्या, देवनागरी उत्पत्ति के संदर्भ में, कि देवनागरी का उत्पत्ति कैसे हुआ होगा, यानी देवनागरी जो शब्द आया है, देवनागरी जो है ना भाषा हुआ है, कहाँ से निर्माण हुआ है, कैसे कहेंगे कि यहाँ से निर्माण हुआ होगा, यहाँ से शुरुआत हुआ होगा, है ना। कोई चीज़ की उत्पत्ति होती है ना, तो उसी प्रकार देवनागरी शब्द की उत्पत्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे में गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने पहल इस लिपि का इस्तेमाल किया। लेखक का कहना है कि अगर नागरी लिपि की उत्पत्ति के संदर्भ में पढ़ें तो नागर शब्द कहाँ मिलता है, नगर कहाँ मिलता है, यानी इन नामों से संबंधित जहाँ जहाँ इतिहास में प्रयोग किए गए हैं वहाँ लेखक के अनुसार क्या है कि संदेश आता है कि शायद यहाँ ही नागरी शब्द का उत्पत्ति हुआ होगा। तो सबसे पहले कहाँ, गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने पहले इस लिपि का प्रयोग किया। कहाँ, गुजरात के कौन ब्राह्मण थे, नागर ब्राह्मण। गुजरात के कौन से ब्राह्मण, नागर ब्राह्मण। गुजरात के कौन से ब्राह्मण, नागर ब्राह्मण। BBI ऑब्जेक्टिव, है ना। कहाँ के, नागर ब्राह्मण का संबंध गुजरात, नागर ब्राह्मण का संबंध गुजरात, है ना। तो एक कारण ये भी से होता है, लेकिन कहते हैं कि ये भी उचित नहीं है, ये तो फॉल्स हो गया, ये भी गलत कर देते हैं। दूसरा संदेश आते हैं, दूसरा प्रमाण देते हैं, तो बाकी कहते हैं कि दूसरा प्रमाण मानते हैं कि पूरा भारतवर्ष में ही कि एक काशी एक ऐसा जगह है जिससे हम क्या, देवनागरी, देव की नगरी जानते हैं, अर्थात देवनागरी जानते हैं, है ना। अर्थात काशी के बारे में एक अपना एक वह स्वरूप लेता है, एक उसकी अपनी एक प्राचीनतम, है ना, महत्व है। तो उसी प्रकार से उसका सबसे बड़ा महत्व यही है कि देवनागरी है ना। तो देवनागरी किसे जानते हैं, काशी को। देवनागरी किसे जानते हैं, काशी को। ऑब्जेक्टिव दूसरे पर निर्भर है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए काशी को प्रयुक्त शब्द में क्या है, देवनागरी का प्रयोग हुआ, यानी कहने का तात्पर्य बनता है ये देव है, ये है। नागरी को शायद बोलते 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 क्या हो गया होगा, देवनागरी हो गया होगा। जैसे कि बहुत सारा चीज़ क्या है ना कि बोलते बोलते परिवर्तन हो जाता है। जैसे परिवर्तन का आपको एक एग्जाम्पल देंगे। जैसे एक बार हमारे साथ आया होगा कौन, अंग्रेज आया होगा पटना। पटना के नाम की उत्पत्ति के संदर्भ में शायद ये ऐसा हो सकता है कि पहले उसको हम पत्तन या पाटलिपुत्र जानते होंगे, है ना। तो वो एक पटना के कहीं एक गंगा के घाट पे ही शायद आसपास क्या है, एक पत्तन बंदरगाह है, शायद पत्तन पे वो उतरा होगा। पत्तन किसको कहते हैं, जहाँ नाव रुकता है उसे पत्तन कहते हैं। तो जहाँ पत्तन उतरता होगा तो वहाँ क्या हुआ होगा कि उतरा होगा, तो बोलने के लिए कहा होगा यह क्या है, तो बोला पत्तन। उसे तो उसको अचंभ लगा होगा, क्या है पत्तन, क्या पत्तन जी, यह पत्तन है। तो उसको शायद बोलने में दिक्कत हुआ होगा, तैसे बोला होगा पत्तन, पत्तना, पत्तना। ऐसे ऐसे करते करते उसको अगर अच्छा नहीं लगता होगा तो शायद बोला होगा पटना, पटना, है ना। यह दिस इज पटना, दिस इज पटन, दिस इज पटना। शायद ऐसे ही कुछ कुछ सुधार हुआ होगा। यानी जैसे अगर लिखे पत्तन,
तो पत्तन ऐसे होता है, अर्थात उसको बोलने में सुविधा नहीं होता था, तो उसको क्या कर दिया, पटना कर दिया। अंग्रेजों ने हमारे चीज़ों को बहुत सारे इम्प्रूविंग, उसको बोलने नहीं आता था तो उसको सुधार कर देता था कि नहीं ये होगा, नामों में सुधार किया, कार्यों में सुधार किया, उसका भी एक महत्व है। तो ऐसा लगा होगा कि हमारा मानना है कि शायद कुछ कुछ जब अंतर बोली में क्या होता है, अंतर पाए जाते हैं। अगर हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र आते हैं तो बोली में अंतर पाया जाता है। कुछ एक ही चीज़ को हम कई कई चीज़ों के नाम से जानते हैं, थोड़ा अंतर है, आप कई सारे प्रयोग में ले सकते हैं। भाषा तो ऐसी होता है ना। आप कई प्रकार के एक ही शब्द को एकदम उच्चारण में कहीं पर या प्रत्यय ज़्यादा देखिएगा, है कहीं पर कुछ देखिएगा, है ना। अब जैसे कुदाल को ले लीजिए, कुदाल बोलते हैं कुदलवा, कुर्सी कुर्सिया, है ना। एक प्रकार के भाषाएं बन जाते हैं कहीं ना कहीं। अब तीसरा प्रमाण है कि अल बेरुनी ने, अल बेरुनी का काल कब माना जाता है, अल बेरुनी का काल 1030 में। अल बेरुनी एक प्रकार के विदेशी यात्री थे, क्या थे, विदेशी यात्री थे जो हमारे भारत में आए थे, है ना। जैसे एक मेगास्थनीज विदेशी यात्री थे ना, जो कि किसके समय में, चंद्रगुप्त के समय आए थे। तो अल बेरुनी भी एक प्रकार विदेशी यात्री थे। कहाँ, मालवा नगर में, मालवा में नगर लिपि का इस्तेमाल होता था। किसने कहा, अल बेरुनी ने। मालवा में, कहाँ, मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल होता था, किसने कहा, अल बेरुनी ने। कितना, 1030 से क्या साबित होता है, किससे स्पष्ट हो जाता है कि अल बेरुनी का समय 1030 ईस्वी था और उस समय नागरी लिपि प्रचलन में थी, उस समय नागरी लिपि था। लेखक के अनुसार नागरी शब्द का विकास बड़े शहर या बड़े नगर से है। अब लेखक का मानना है कि ये नागरी शब्द जो कुछ भी है, या तो फिर ब्राह्मणों के द्वारा होगा, या तो क्या देवनागरी प्रयोगों के द्वारा होगा, या तो कोई क्या है अल्बेरुनी शब्द है ना जो प्रयोग कर रहा है, ये बड़े नगरों से जरूर होगा, या बड़े शहरों से होगा उत्पत्ति, या तो बड़े नगरों से होगा। लेखक अनुसार लेखक के अनुसार नागरिक शब्द किसे मानते हैं, तो बड़े शहरों से बड़े नगरों से, बड़े शहरों से बड़े नगरों से। यहाँ सब जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं कि काला पेन से, काला मार्कर से रिलेटेड है, वहाँ VVI क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए उसे कंठस्थ कर लीजिएगा। एक दूसरा क्या है कि पान टाडिकम क्या है, एक नाटक है। पान टाडिकम क्या है, नाटक है। कहाँ का नाटक, पाटलिपुत्र का ही है ना। पाटलिपुत्र को हम क्या जानते हैं, नगर कहते थे। पान टाडिकम से क्या पता चलता है, पटना को क्या कहते थे, नगर। पटना को क्या कहते थे, नगर। अब है ना, शायद इससे ही पता चलता होगा कि पटना को नगर कहते थे और विक्रमादित्य को हम देव कहते थे, अर्थात देवों की नगरी पटना। विक्रमाचंद्र द्वितीय को हम क्या जानते थे, देव जानते हैं, अर्थात वो पटना को हम नगर और उसके राजा को हम देव। अब दोनों को मिला करके क्या बनता है, देवनगर। देवनगर अर्थात बोलते बोलते राजधानी के रूप में क्या हो गया होगा, देवनगरी। उसके राजधानी को क्या बना होगा, देवनगरी बोला होगा, है ना। इन दोनों राजा का नाम देवनगर, तो अर्थ है ना देवनगर, तो राजधानी का नाम देवनगरी। अब देखिए ये प्रमाण भी हो गया, तो ध्यान रखना ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं, अच्छी तरह से रेड कर दिए हैं। अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है। स्थापत्य की उत्तर भारत की शैली को हम क्या जानते हैं, नागर शैली जानते हैं। क्वेश्चन आएगा नागर शैली कहाँ का है, दक्षिण भारत का, उत्तर भारत का। तो उत्तर भारत की शैली को हम विशेष शैली को क्या जानते हैं, नागर शैली। क्या जानते हैं, नागर शैली। नागर शैली कहाँ का है, तो उत्तर भारत की शैली है। अब देखिए नागर शब्द यहाँ उत्पत्ति हुआ है, तो शायद लगता होगा कि ये जो नागर शैली है ना, उस समय नागर शब्द का प्रयोग कहाँ से आया, अर्थात नागरी लिपि का व्यवहार होता होगा, है ना। तो इसके संदर्भ में भी पता चलता है कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि ये सारे इतिहास का वर्णन है, आज का नहीं है, बहुत समय पहले का वर्णन है। लेखक अनुसार नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत या बड़े नगर से संबंध रखते हैं। VVI है, नागर हो या नगरी हो, क्या है, बड़े नगर या बड़े संबंध से ही होंगे। आगे कहते हैं उत्तर भारत के प्राचीन पटना चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम था। प्राचीन नाम क्या था, पटना था। उत्तर भारत के प्राचीन नाम, उत्तर भारत के प्राचीन है ना एक नगर था जिसे हम क्या जानते हैं, पटना जानते हैं। अब हम प्राचीन नाम नहीं, उत्तर भारत में एक पाटलिपुत्र को समझिए, है ना। पाटलिपुत्र को हम क्या है, प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था जिसे आज पटना जानते हैं, और पाटलिपुत्र द्वितीय का नाम क्या था, देव था, है ना। इसलिए शायद ऐसा लगा होगा कि देव है ना। पटना को हम क्या प्राचीन नगर कहते होंगे, मिस्टेक लिखा हो गया होगा शायद, है ना। नगर प्राचीन पटना ही हो। अब देखिए कि यहाँ पर शायद यहाँ नगर भी समझिए,
इसलिए यहाँ पर देखिए प्राचीन पटना को हम क्या पाटलिपुत्र को नगर जानते हैं, और इसका उसी का जो शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, वो क्या है, देव है। अर्थात ये नगर ये देव दोनों मिलाकर क्या बनता है, देवनगर। इसलिए गुप्तों की राजधानी क्या हो गया होगा, देवनगर नाम दिया होगा। देवनगर की लिपि होने के कारण उत्तर भारत की प्रमुख लिपि क्या है, देवनागरी हुआ होगा। तो देवनागरी क्यों कहते हैं, कितने कारण हैं, तो आपको कितने कारण दे दिए हैं, 5 कारण आपको प्रत्यक्ष रूप से, 5 या 6 कारण आपको प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे हैं। चलिए ये आपका हो गया आपका 5वां, ये आपका हो गया 6ठा कारण, है ना। यानी फिर से रिवीजन कीजिए, क्या कारण के मतलब कौन कौन सी संभावना बताते हैं देवनागरी का। तो पहला गुजरात के ब्राह्मणों के द्वारा, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनते हैं, बना लीजिएगा। दूसरा काशी देवनागरी कहते हैं, इसके कारण से देवनागरी प्रयोग किया होगा। लिपि का नाम इसे देवनागरी पड़ा होगा। अलबिरुनी ने मालवा में क्या है, नागरी शब्द का इस्तेमाल किया है, इससे पता चलता है कि शायद हुआ होगा। लेखक के अनुसार नागरी शब्द का विकास बड़े शहर में बड़े नगर से पता चलता है। पानदाडिकम क्या है, एक नाटक है। पाटलिपुत्र को प्राचीन नाम क्या है, नगर कहते थे। स्थापत्य को उत्तर भारत की शैली क्या है ना, नागर शैली कहते हैं। लेखक के अनुसार नागर या नागरी शब्द क्या है, बड़े नगर से है। उत्तर भारत की क्या है, पाटलिपुत्र का नाम नगर पड़ता है। दक्षिण चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देव है, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा गया, देवनगर का नाम दिया। इसलिए क्या है, इसे देवनागरी जानते हैं। अगर लिखिएगा तो इतना अगर उत्तर लिख दीजिएगा तो देवनागरी क्यों कहते हैं, तो इतना सारा उत्तर दे सकते हैं, नहीं तो 3 नीचे 3 काफ़ी है। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं और कोशिश करेंगे कि इसे आप अच्छी तरह से समझ जाएं तो अच्छा होगा।